दोस्तों फिर से आप लोगों के सामने एक कहानी के साथ आ गया हूँ। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक बड़ी नेक परहेज़गार, नेक किरदार औरत की बात है। उस नेक किरदार औरत की बात उस मोहल्ले में ही नहीं, आसपास के मोहल्ले को भी पता था। उसके नेक किरदार की वजह से वो बहुत मशहूर थी। उनके घर में एक जवान बेटा भी था, जो बहुत ही नालायक और नाफरमान था, आवारागिरी करता था। कुछ समय पहले की बात है, जब वो औरत विधवा हो जाती है, यानी उनके शौहर का इंतकाल हो जाता है। अब इंतकाल के बाद सारी जिम्मेदारी जो है घर का, उस औरत पे नहीं उठा लेती है। अब एक औरत क्या कर सकती है? वो हिप्स किया हुआ था, इस वजह से वो सोचती है, क्योंकि उनका एक बेटा था, वो कुछ करता नहीं था, बस उस टाइम कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, और माँ बाप के एक लौता बेटा होने की वजह से उसे बड़ी ही लाड़ प्यार से माँ बाप पाल रहे थे। लेकिन पिता का इंतकाल हो गया। जब बाप की मौत हो जाता है तो ये पूरी जिम्मेदारी जो है माँ उठा लेते घर का और बेटे का। उसके बाद माँ जो है हिप्स किया हुआ था, इसीलिए मोहल्ले के बच्चे लोगों को वो दीनी तालीम देने का ठानती है और कुछ बच्चों को दीनी तालीम देने लगती है। तभी जो है धीरे धीरे उस मोहल्ले से लेकर आसपास के मोहल्ले को भी पता चला उस औरत के बारे में। औरत का नाम होता है साजिया। साजिया के बारे में, जो साजिया जो विधवा औरत है, वो बड़ी नेक और हिप्स किया हुआ औरत है। वो बच्चे लोग को दीनी तालीम देता है, इसीलिए आसपास के मोहल्ले के भी बच्चे लोगों को, उसके परिवार के बड़े लोग जो है उस साजिया के पास भेजा करती दीनी तालीम के लिए, और इनसे उनका अच्छा गुजारा हो जाता था। लेकिन वो जो बच्चे लोग को पढ़ाते थे साजिया, उन लोगों से हदिया यानी पैसा नहीं लिया करती थी। वो फ्री में दीनी तालीम दिया करते थे। लेकिन सारे लोगों को पता था इनका गुजारा कैसे होगा, इनके शौहर तो नहीं है, इंतकाल हो गया, और इनका बेटा कॉलेज करता है, पढ़ाई करता है, और बेटा ऐसी आवारागिरी करता है और कॉलेज जाता है, तो इनका घर कैसे चलेगा? फिर भी वो चला लेते थे कैसे भी, अल्लाह के ऊपर भरोसा था, नेक इंसान थे। लेकिन मोहल्ले वाले जो है उनके बहुत कदर करते थे, और उन लोग साजिया को बहुत चाहते थे उनके नेक किरदार की वजह से। जिनके घर से भी बच्चे पढ़ने आते हैं, उस साजिया के घर में अपने अपने बच्चों के हाथ में कुछ ना कुछ घर की चीज़ें ज़रूर भेजा करते। साजिया के घर में जाओ, ये लेकर जाओ, ये चीज़ ले जाओ, वो चीज़ ले जाओ। कोई दाल भेजता, कोई चावल भेजता, यानी रसोई का हर चीज़। कोई तो कपड़े भी भेज देता, साजिया के लिए भी भेजता और उनके बेटे के लिए भी भेज देता, जो बेटे का नाम होता है कासिम। साजिया मना करती, फिर भी मोहल्ले वाले भेज ही देते। वैसे ही करके उनका गुजारा होता, और माशाल्लाह बहुत अच्छे से हो रहा था। यही सब सिलसिला चल रहा था। देखते ही देखते उनका जो बेटा है कॉलेज ख़त्म करता है। लेकिन कॉलेज ख़त्म करने के बाद भी उसका आवारागिरी ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि उनके जितने भी, उस कासिम का जितने भी दोस्त था, सारे बड़े घर का था और सारे आवारागिरी करता था, बाइक से इधर उधर घूमा करते थे, और कासिम के बगैर वो लोग कहीं भी नहीं जाता था, उन सारे दोस्त। लेकिन फिर एक दिन अचानक साजिया का मौत हो जाती है। ना कुछ बीमार, ना कुछ तकलीफ, अचानक रात के वक्त सोती है और सुबह पता चलता है साजिया का इंतकाल हो गया। जैसे कि मानो कासिम के लिए पूरा दुनिया ही खत्म हो चुका है। वो अपनी माँ को बहुत प्यार करता था, भले ही आवारागिरी करता था, लेकिन वो माँ को अपना, क्योंकि उसके अब्बू के इंतकाल के बाद माँ ही सबसे ज़्यादा उसका प्यारी थी, और माँ भी ऐसे अचानक इंतकाल हो गया। उसके बाद कासिम तो एकदम टूट चुका था। कासिम को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर इंतकाल के दूसरे ही दिन, जब उस माँ को, साजिया को कब्र में दफनाने के बाद सारे लोग घर चले गए, और ये कासिम जो है फतिहा पढ़ने के लिए कब्रिस्तान जाते हैं। जाकर देखता है, जो कुछ भी देखता है उसके तो पैर तले ज़मीन खिसक जाता है, क्योंकि साजिया जो नेक किरदार औरत थी, उसके कब्र को देख के किसी का भी रोंगटे खड़े हो सकता है। सबसे पहले तो कासिम इस मंजर को देखता है। कासिम देखता है कि उसके माँ के कब्र जो है खोदा गया है, यानी मिट्टी को हटाया गया, लेकिन माँ की बॉडी जो है कब्र के अंदर है और कफन में लिपटी हुई है। ऐसा भी लग रहा है जो कफन भी जैसा लगता है, जो फटे हुए। लेकिन फिर कासिम इस बात को किसी को नहीं कहता। वो मिट्टी को फिर से डालते हैं और बराबर कर देता है, और इस बात को लेकर वो घर पर आकर सोचने लगते हैं। फिर दूसरा दिन जाते हैं, क्योंकि वो रेगुलर जाता था माँ के मौत के बाद माँ के कब्र पर फतिहा पढ़ने के लिए। कासिम जो है रेगुलर जाया करता था। दूसरा दिन जब गया, दूसरा दिन भी वही मंजर था। अब उसे शक होने लगा। फिर गोरखन जो कब्र खोदता है उसको बुलाया। इस बात को पहली बार गोरखन को बताता है, जो भाई ये मेरी माँ की कब्र है, रोज़ रोज़ कौन खोद देता है, आपको नज़र रखनी चाहिए। गोरखन को भी पता था साजिया के बारे में,
जो बड़ी नेक औरत थी, उसने भी जब देखा, कासिम ने इसे बताया, उसने भी देखा अपनी आंखों से कब्र खोदा हुआ है, लेकिन बॉडी तो अंदर ही है। साजिया की जो बॉडी है वो अंदर ही है, इसीलिए दोनों मिलकर फिर से उस कब्र को बराबर करता है, मिट्टी डालता है। अब वो गोरखन भी सोचने लगता है और नजर रखने लगता है। लेकिन रात के वक्त ये सारी चीज होता। पूरा दिन तो कासिम इसी बात को लेकर सोचता, कब्रिस्तान में ही बैठा रहता, फतिया पढ़ता। लेकिन जैसे शाम होता वो घर लौटता, गोरखन भी थोड़ा बहुत नजर रखता। फिर उसके बाद जब वो सोने जाता, फिर उस साजिया के कब्र में यही हाल होने लगा। एक दिन तो कासिम जब सुबह सुबह जा रहा था तो देखा कि उनके माँ के कब्र में लोगों का भीड़ जमा हुआ है कब्र के पास। कासिम जो है भीड़ को हटाते हुए सीधा वो अपनी माँ के कब्र के पास जाता है तो देखता है कि उसकी माँ के बॉडी को निकाला गया है और पुलिस भी थी। इस वजह से कासिम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कासिम कहने लगा, चिल्लाने लगा, जो ये सब क्या हो रहा है और आप लोग मेरी माँ के बॉडी के साथ ही क्या कर रहे हो, क्यों बॉडी निकाला गया। पुलिस जो है फौरन उसे हिरासत में ले लेता है। पुलिस उसको पकड़ लेता है और जोरदार एक थप्पड़ मारता है, कहता है तू हैवान है, चल तुझे पुलिस स्टेशन में समझाता हूँ आखिर हम लोग क्या कर रहे हैं। कासिम को तो चक्कर आ जाता है, कासिम को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है। लोग भी उसकी तरफ गौर से देखने लगे और कासिम को पकड़कर पुलिस ले जाता है और यहाँ साजिया के बॉडी को जो है हॉस्पिटल भेजा जाता है, मॉर्चरी भेजा जाता है उसको पोस्टमार्टम के लिए, क्योंकि पुलिस के पास कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी, खबर मिली थी साजिया के बारे में और इस बेटे के बारे में, कासिम के बारे में। कासिम को ले जाकर थाने लॉकअप में बंद करता है और कासिम लॉकअप में बैठ के कहने लगता है जो तुम लोग मुझे क्यों अंदर किए हो और मेरे माँ के साथ तुम लोग, मेरी माँ के बॉडी के साथ तुम लोग क्या कर रहे हो। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन पुलिसकर्मी उसकी बातों का कोई जवाब भी नहीं दे रहा था और सुन के भी अनसुना कर रहा था। वो बार बार कहे जा रहा था। तभी एक हवलदार उसके पास जाता है और कहता है ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत कर, तेरे बारे में तेरे दोस्त लोगों ने सब कुछ बता दिया, तू किस टाइप का हैवान है जो अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा, तुझे तो देखना मौत की सजा दूंगा। ऐसी बात करता है हवलदार और कासिम को तब थोड़ा बहुत समझ में आने लगा, क्योंकि उसके माँ साजिया बार बार कहा करती थी जो बेटा वो सब तेरे भी जितने भी दोस्त हैं सारे बड़े लोग, बड़े घर के हैं, देखना किसी ना किसी एक ना एक दिन, किसी ना किसी दिन तू मुसीबत में पड़ सकते अपने दोस्त लोगों की वजह से। उन लोगों का दोस्ती अच्छी नहीं होती, बड़े लोगों का दोस्ती अच्छी नहीं होती है, इसीलिए तू, तेरा पढ़ाई खत्म हुआ, अपनी कुछ काम काज कर, ऐसे कब तक आवारागिरी करेगा। लेकिन वो कासिम जो है अपने माँ का बात सुनता नहीं था, क्योंकि उसका दोस्त बहुत प्यारा था, दोस्ती बहुत गहरा था सारे लोगों से, और उनका दोस्त जितने भी सारे दोस्त थे सारे बड़े घर के थे और बहुत चाहते थे कासिम को। कासिम के बिना वो लोग कुछ भी काम नहीं करता था। लेकिन उन्हीं सारे दोस्त लोगों ने कासिम के ऊपर इल्जाम लगाया था, जो कासिम ने ही अपने माँ को मौत के घाट उतारा। यह हवलदार ने कासिम को बताया। लेकिन कासिम ने कहा नहीं, ये सच नहीं हो सकता है, मैं तो अपने माँ को नहीं मारा हूँ, लेकिन मेरे दोस्त लोग ने ये बात कहा, ये भी मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। बस आप लोग एक बार मेरे दोस्त लोगों से बात करा दीजिए। बहुत रिक्वेस्ट के बाद पुलिस वाले ने जो है उस दोस्त लोगों का नंबर मिलाता है और लॉकअप से ही कासिम का बात कासिम के दोस्त लोगों से होता है। जब कासिम अपने दोस्त लोगों से बात करते हुए ये सारी बात बताया तो कासिम के जितने भी दोस्त थे सब इकट्ठा एक ही जगह पे थे सिवाय कासिम के। तो वो लोग हंसने लगे और कहने लगे तेरे साथ तो यही होने वाला था। ये सुन के तो कासिम के पैर तले जमीन खिसक जाता है, फोन कट हो जाती है और शाहिद अपने किए पर पछताता है, जो उसने दोस्ती किया था, माँ की बात नहीं सुना था। ये सारी बात उसको याद आने लगते हैं और सर पीटने लगते हैं और अपने आप पर कोसने लगते हैं। ये पूरा कहानी जो है कासिम ने उस लॉकअप में रहकर बयान किया था। कासिम बताता है, कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होता है। जब वो लॉकअप में था, कासिम बताता है मैं अपने अम्मी और अब्बू का एक लौता बेटा था, बड़ी लाड़ प्यार से मुझे पाल पोस कर बड़ा कर रहा था, स्कूल में डाला, स्कूल से जब मैं कॉलेज गया मेरा दोस्ती यारी बढ़ गए। लेकिन मेरे माँ बाप, मेरे अम्मी और अब्बू हमेशा समझाते थे बेटा बड़े लोगों से दोस्ती मत किया करना। लेकिन मेरे दोस्त लोग मुझे बहुत चाहते थे और मैं भी अपने दोस्त लोगों से बहुत चाहता था। सारे दोस्तों में से मैं सबसे गरीब था, लेकिन मेरे दोस्त लोग कभी मुझे एहसास तक होने नहीं देता था जो मैं गरीब हूँ। सारे लोग एक साथ जो कुछ भी करते थे सब एक साथ करते थे।
यानी कहीं जाना हो, सारे लोगों के पास बाइक था। मेरे अम्मी और अब्बू ने भी मुझे एक बाइक दिलवाया था। मैं भी बाइक से दोस्त लोगों के पास जाता और वहाँ जाकर वो सारी हरकतें करता जो एक नासमझ लड़का करता है, नासमझ बच्चे लोग करता है, वही सब सारी हरकत करता। हम लोग नशे वाला सिगरेट पीता था और गली में बैठा रहता था। कई सारी लड़कियों को भी छेड़ा करते थे। लेकिन जैसे ही मैं घर आता, अपनी अब्बू और अम्मी के डर के वजह से उन लोगों का सामना नहीं कर पाता, मैं अपने कमरे में चला जाता। लेकिन फिर कुछ समय जाने के बाद मेरे अब्बू का इंतकाल हो जाता है। अब इंतकाल हो जाने के बाद अम्मी जो है कुछ दिन तो सोचती रही अब्बू के बारे में। फिर अम्मी ने मोहल्ले के ही बच्चे लोगों को तालीम देने के बारे में सोची। जो मैं बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, क्या करूँ, तालीम देने के लिए सोचती है। और क्योंकि मेरी अम्मी जो है साजिया, वो हिप्स की हुई थी और अपने नेक के दर्द के वजह से मोहल्ले में बहुत मशहूर थी। जब वो तालीम देने का सोचा, दीनी तालीम, तो मोहल्ले के सारे लोग जो है खुश हो जाता है। जो ऐसी औरत से तालीम पाकर मेरे बच्चे लोग तो बहुत आगे जाएंगे और बहुत कुछ कर लेंगे। इसीलिए मोहल्ले के जितने भी सारे बच्चे लोग थे, सारे साजिया के पास यानी कासिम के घर में आने लगा। और उसकी माँ बड़ी प्यार से बच्चे लोगों को तालीम दिया करते थे। और देखते ही देखते आसपास के मोहल्ले में भी पता चला, आसपास के लोग भी साजिया के पास अपने बच्चियों को भेजा करते थे। और यहाँ कासिम जो है अपने दोस्तों से आवारागिरी, इधर उधर घूमना, कॉलेज ख़त्म हुआ था उसका, दोस्ती ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन उसकी आवारागिरी और ज़्यादा बढ़ गया था। इसको लेकर साजिया बहुत परेशान रहती थी। साजिया बार बार अपने बेटे कासिम को कहा करती थी, बेटा आप कुछ काम काज कर ले, तेरा पढ़ाई ख़त्म हो गया, मैं कब तक जीऊँगी, मैं भी किसी दिन मर जाऊँगी, फिर तेरा क्या होगा, तू कुछ काम काज कर लेगा तो एक अच्छे से लड़की देखकर तेरा भी मैं शादी करवा दूँ, निकाह करा दूँ, फिर तू अपनी बीवी बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जीना, लेकिन उससे पहले तुझे कुछ काम काज करना होगा। कासिम को माँ की बात समझ में तो आती थी, लेकिन जैसे ही वो दोस्त लोगों के पास जाता, दोस्त लोग भड़काते, अरे देखना हम लोग कहाँ काम काज कर रहे हैं, तुझे क्या कमी है, तुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत है, बोल हम लोग पूरा कर देते हैं। दोस्त लोग सारे पैसा वाला था, अमीर घर के बेटे लोग थे, इसी वजह से भड़काने पर आ जाते थे, नशा करवाते थे। यही सब सिलसिला चलता रहा। एक दिन कासिम जो है बहुत ज़्यादा नशे में आया, नशा करके आया। उसकी हिम्मत नहीं जो उसकी माँ के सामने हो जाए, और उसे भूख भी लगी थी, बहुत देर आया। जब भूख लगी थी वो रसोई घर में चला जाता है, क्योंकि उसकी माँ दूसरे घर में बच्चे लोगों को तालीम दे रही थी। वो सीधा किचन में जाती है और किचन में जाकर चेक करती है कुछ खाना वगैरह है क्या नहीं। तो देखता है कुछ चीज़ें रखी है, मटन वगैरह रखा है, और उसी को गर्म करने लगता है। इतने में उसके माँ आ जाती है। आने के बाद अपने बच्चे का कान पकड़ कर कहती है, देख अगर तूने कुछ काम काज कर लिया होता तो तेरा निकाह हो जाता, ये सारे काम जो है औरतों का है वो तेरी बीवी करती। मैं तुझे कितने समझाऊँ, जा तू बाहर जा, तुझे भूख लगा है, मैं ये सब पका के गर्म कर लेकर आती हूँ। तू जब तक एक काम कर, जो बच्चे लोग जिस कमरे में पढ़ रहे हैं उस कमरे में जा, नहीं तो बच्चे लोग हंगामा करेंगे। अब कासिम माँ की बात सुन के वो बच्चे के कमरे में चले जाते। जितने भी बच्चे बच्चियाँ पढ़ती थी उस कमरे में जाते ही सारे बच्चे लोग जो है एकदम खामोशी छा जाती है, खामोश हो जाते हैं। क्योंकि कासिम से सारे बच्चे डरते थे, बच्चे हो बच्चियाँ हो, क्योंकि 3-4 से लेकर 15 साल तक बच्चे वहाँ पे पढ़ने आते थे, दीनी तालीम लेने आते थे साजिया के पास। कासिम का एंट्री होते ही सारे बच्चे लोग जो है सबक जो है जोर जोर से पढ़ने लगे। और कासिम जो है अपने माँ के बैठने की जगह में थोड़ा टाइम बैठते हैं, और उसके बाद साजिया अपने बेटे के लिए किचन में खाना गर्म करती है। और गर्म करने के बाद उसका खाना लगवाती है। लगवाने के बाद आवाज़ देती है, कहती है, बेटा कासिम आजा, तेरा खाना लग गया। तो खाना लगा देती है और वो फिर से उस बच्चे लोगों को पास आ जाती है। और वहाँ कासिम जो है खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में जाकर सो गया। अब यहाँ बच्चे लोग को, क्योंकि एक बैच खत्म होता है, दूसरे बैच का बच्चे लोग आने लगता है, साजिया का काम ही था। और वो बड़ी प्यार से सारे लोग बच्चे लोगों को पढ़ाते थे। दूसरा दिन होता, सुबह कासिम जो है फिर से दोस्त लोगों का फ़ोन आता है, वो चला जाता है। जब भी वो बाहर जाता है साजिया रोका करती है, जो बेटा फिर तो आज निकल रहा है। तो कासिम कहता, माँ बस कुछ दिन मैं थोड़ा दोस्त लोगों के साथ घूम लूँ, और मैं काम का तलाश कर रहा हूँ, मैं किसी जगह अच्छा जॉब मिल जाए तो मैं वहाँ पे ड्यूटी ज्वाइन कर लूँगा। अपने माँ को ये कहकर वो चले गए। अब उस दिन दोस्त लोगों के पास गया। सबसे पहले तो लोग नशा वाली जो सिगरेट होती है, शराब तो नहीं पीता था, नशा वाली सिगरेट पिया। पीने के बाद अब उन सारे दोस्त ने कहने लगा, अरे कासिम आज हम लोग फिल्म देखने जाएगा, उसका टिकट भी हम लोग लेकर आए।
तो कासिम कहने लगा, भाई मैं नहीं जा सकता, मेरी अम्मी चिल्लाएगी। तो सारे दोस्त लोग जो है जवाब दे सब हंसने लगे और कहने लगे कि अबे तू अभी भी माँ से डरता है, इतना बड़ा हो चुका है, अब तो तुझे बीबी से डरने की ज़रूरत है। तू आकर शादी कर लेता, निकाह कर लेता तो बीबी का बात कहता, अभी तू माँ के बात कह रहा है। अबे कुछ नहीं होगा, तू इकलौता बेटा है, कौन ऐसा माँ अपने बच्चे को इतना जुल्म करता है, तो डर मत, चल जल्दी आ जाएंगे। अब 9 से 12 का शो था। अब दोस्त लोगों का बात भी नहीं वो डाल सकता था, क्योंकि दोस्त लोग उसे बहुत प्यार करता था। अब इस बात को लेकर जो है कासिम अपने माँ को अपने किसी दोस्त का फ़ोन करता है और कहते हैं, अम्मी आज मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने दोस्त लोगों के साथ फिल्म देखने जा रहा हूँ। इस बात क्योंकि साजिया जो है अपने बेटे का इंतज़ार करते हैं, 9 से 10 बज जाता कभी कभार रात को, वो तभी खाती, दोनों साथ में माँ बेटा खाती। लेकिन उस दिन जब कॉल आया तो उस दिन वो तब तक पढ़ा रहे थे बच्चे लोगों को। करीब रात को 12 बजे तक कासिम जो है घर लौटते और फुल नशे में था। वो घर का दरवाज़ा खटखटाता है, दरवाज़ा खोला जाता है और दरवाज़ा खोलने के बाद देखती है कि माँ जिस घर में बच्चे लोग को तालीम दिया करके उस घर के अंदर थी। वो खिड़की से झांकते हैं तो देखते हैं कि उस कमरे में एक जवान लड़की बैठी है, 15 साल उम्र होगी, नाम है जैनब। वो हर बच्चे को जानते थे, नाम से जानते थे, किस घर से है वो भी जानते थे कि वो मोहल्ले के ही थे। और रात हो गया तो साजिया कहती है कासिम के माँ, बेटा ये जैनब है, तू तो जानता है, इसे घर छोड़ कर आ। काफ़ी देर हो गया बेटा, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है और इसीलिए मुझे चला नहीं जा रहा, नहीं तो मैं खुद छोड़ कर आती। और रात हो गया बेटा, जवान हो चुकी है बेटी, तो इस लड़की को मैं कैसे अकेले जाने दे सकती हूँ। अगर तू नहीं आता तो मैं जैनब को इसी घर में रोक लेता, लेकिन अगर मैं रोक लूँगा और तू है तो बाद में मोहल्ले वाले को पता चलेगा, कहेंगे जो देखो घर में एक जवान बेटा रहते हुए भी एक जवान लड़की को रोक लिया, बदनामी होगा बेटा। तो एक काम कर, जैनब को घर छोड़कर आ। जैनब को अजीब निगाह से देख रहा था कासिम। जैनब उसकी नज़र को समझ गया, इसीलिए जैनब फौरन, जो 15 साल की थी वो नज़रें झुका लेते हैं जैनब। और उसके बाद कासिम जो है जैनब को लेकर, साजिया के कहने पर, कासिम की माँ के कहने पर जैनब को लेकर वो घर से निकाल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उसका घर था, थोड़ी देर में वो वापस आ जाता है। वापस आ जाने के बाद वो सो जाता है। अब सो जाने के बाद यहाँ माँ अपने कमरे में सो गई थी साजिया, और कासिम अपने कमरे में जाकर सो जाता है। दूसरा ही दिन और रोने की आवाज़ आ रही, चिल्लाने की आवाज़ आ रही, चीखने की आवाज़ आ रही, और ये रोना चीखना चिल्लाने की आवाज़ जो है साजिया का था, क्योंकि काफ़ी देर हो गया था। और कासिम को, क्योंकि कासिम तो एक देर रात आया था, वो भी नशे में था, और उसको जब जैनब को छोड़ के आए तब वो गहरा नींद में चला गया। उसको सुबह जागने में करीब 10 से 11 बज चुका था, और जब उसकी नींद खुलती है कान में चीखने चिल्लाने की, रोने की आवाज़ और उसकी माँ की। फौरन जो कासिम बाहर आता है और देखता है कि लोग भी जमा हुआ है। कासिम को कुछ समझ में नहीं आया, हुआ क्या है, मेरी माँ इतना ज़्यादा रो क्यों रही है। वो पूछने लगे, माँ अम्मी क्या हुआ, क्यों रो रही हो। उसे लगा शायद कोई रिश्तेदार का मौत की खबर आया होगा, इसीलिए माँ रो रही है। इतना ज़्यादा रोना किसी रिश्तेदार के लिए उसे समझ नहीं आया। तभी आसपास के लोग भी थे, वो आसपास के लोगों से पूछने लगे, जो मेरी अम्मी क्यों रो रही है, क्या हुआ है। तो आसपास के लोग कहने लगा, अरे वो कल जैनब आई थी ना यहाँ पढ़ने के लिए, जैनब जब घर गई तो सुबह उसकी मौत हो गया। उसके साथ किसी ने हैवानियत किया, यानी उसका रेप किया, उसके साथ गलत काम किया और उसके बाद उसको मार दिया। इसे सुनने के बाद तो कासिम के पैर तले जमीन खिसक जाता है, क्योंकि रात को करीब 12 बजे कासिम तो जैनब को घर तक छोड़कर आया था। फिर उस जैनब के साथ कौन ऐसा दरिंदगी किया, कौन ऐसा हैवानियत किया, कासिम भी सोचने लगा। और कासिम की माँ साजिया को लगने लगा, कासिम को यही सोचकर डर हो रहा था, जो कहीं मेरी माँ ये तो नहीं सोच रही है जो ये सारे हरकत मैंने नहीं किया, मैंने साजिया को मारा। इसीलिए वो रोए जा रही है, लेकिन इस बात को वो कह भी नहीं पा रहा था, आखिर उस जैनब के साथ किसने ऐसा किया। अब जैनब का जो है पोस्टमार्टम होती है, उस इलाका में तो एकदम मतम से मच गया था, जो एक जवान लड़की के साथ ऐसा हुआ है जो दीनी तालीम के लिए गया था, घर तक वो पहुंच गए थे। फिर उसके सुबह उसके साथ हैवानियत का खबर आती है, उसके मौत का खबर आते हैं, और पोस्टमार्टम से भी ये पता चला था। लेकिन फिलहाल जैनब का जो बॉडी है परिवार के हवाले कर देते हैं, और उसका जो भी दफनाने का रीति रिवाज रहता है उसको दफना देते हैं।
लेकिन यहाँ पर जो है साजिया कासिम से रूठे रूठे रहने लगी। उसे लगने लगा जो मेरा बेटा ही नहीं ऐसा कुछ किया, क्योंकि वो कल रात के वक्त नशे में था और उसी रात को ये सारी घटना हुआ। ये दूसरा ही दिन सुबह की बात है। तभी जो है साजिया अपने बेटे से बात नहीं कर रही थी, वो अपने बेटे की तरफ देख भी नहीं रही थी। कासिम बहुत मिन्नत की अपने माँ से बात करने के लिए कोशिश किया, लेकिन साजिया जो है अपने बेटे से नाराज थी। वो बात नहीं करती, वो अपना कमरे का दरवाजा बंद कर दी थी और कासिम से बात भी नहीं कर रही थी। फिर रात होती है। रात हो जाने के बाद जब सुबह होती है, कासिम उठता है तो देखता है कि माँ के दरवाजा अभी भी बंद है। वो दरवाजा खटखटाने लगते हैं, क्योंकि माँ सबसे पहले सुबह उठ जाती थी फजर के नमाज के लिए, लेकिन अभी तो 9 से 10 बज रहा है। माँ अम्मी अभी भी कमरे में है, इसीलिए कासिम जो है दरवाजा खटखटाने लगा। वैसे माँ नाराज थी, लेकिन माँ के दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। तभी कासिम को डर होने लगा। कासिम अब जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। तभी आसपास के लोग भी आ जाता है। कासिम कहता है ऐसी सी बात है। इसे कहने के बाद सारे लोग मिलकर दरवाजा तोड़ देते हैं, क्योंकि खिड़की भी बंद था, खिड़की से भी झांका नहीं जा रहा था। जब दरवाजा तोड़ देते हैं तब जाकर देखता है कि साजिया तो अंधे मुंह लेटी हुई है। उसको कासिम जाकर हिलाता है, तो हिलाने के बाद पता चलता है उसकी मौत हो गई। साजिया की मौत हो गया। कासिम के तो पूरा दुनिया ही उजड़ गया। कासिम चीख चीख के रोने लगता है। इस बात को पूरे मोहल्ले को जब पता चला, पूरे मोहल्ले के लोग जो है इकट्ठा हो गए और इस नेक औरत की दफनाने का तैयारी में जुट गए, कब्र खोदने का तैयारी में जुट गए। अब इंतकाल हो गया, जल्द से जल्द इस काम को करना है, उनको दफनाना है। अब नेक औरत थी, ज़्यादा टाइम रख भी नहीं सकता, इसीलिए सारे लोग काम पे जुट जाता है। कोई जाकर गोरा खान को कहता है जाओ भाई कब्र खोदो, साजिया का इंतकाल हो गई। गोरा खान भी रोते रोते कब्र खोदता है, क्योंकि नेक औरत का कब्र खोद रहा था। वो उस मोहल्ले में नहीं, आसपास के मोहल्ले में भी सारे लोगों को पता था साजिया के बारे में, उसके नेक किरदार के बारे में। यहाँ कासिम के लिए तो दुनिया उजड़ चुका था। कासिम को सारे लोग तसल्ली देता है, समझाता है। उसके बाद साजिया को दफना दी जाती है। कासिम अपने घर लौट आता है और अपने घर में वो अकेला पड़ चुका था। उसको बस यही दुख सता रहा था, यही चिंता सता रहा था और सोच रहा था मेरी माँ के साथ ही क्या हो गया। मेरी माँ सदमे की वजह से मेरी माँ की मौत हो गया, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था जो माँ सोच रही थी। इसीलिए माँ मुझसे नाराज थी। शायद माँ को लगा मैं नहीं साजिया जैनब के साथ ऐसा किया, मैं नहीं जैनब को मारा, मैं नहीं जैनब के साथ गलत काम किया। इसी सदमे में आकर मेरी माँ की मौत हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है, मेरी माँ मरने से पहले मुझसे नाराज थी, मुझसे बात भी नहीं कर रही थी। यही सब सोच सोच कर कासिम रोया जा रहा था। उसके बाद दूसरा दिन सुबह कासिम नहा धोकर सुबह सुबह अपनी माँ के कब्र में जाते हैं और फतिहा पढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन जब कब्र में जाता है तो देखता है कि कब्र खोदा हुआ है और लाश जो है, बॉडी जो है कब्र के अंदर है, कफन में लिपटे हुए, लेकिन कब्र खोदा हुआ है। ऐसा लग रहा है जो कोई बॉडी को निकालने की कोशिश किया। ये देख के आश्चर्य हुआ कासिम को और फौरन जो है मिट्टी फिर से उस जगह में बराबर कर देता है, फतिहा पढ़ता है, वो घर वापस आ जाता है। दूसरा दिन फिर से जाता है फतिहा पढ़ने के लिए। बात ही उसका दूसरे दिन जाने के बाद फिर से कब्र खोदा हुआ दिखता है, तो इसीलिए अब वो गुस्सा होता है और गोरा खान को ये सारी बात बताता है जो कब्र में ये सब क्या हो रहा है। गोरा खान को भी जब पता चलता है साजिया की कब्र में ऐसा हुआ, उसको भी अब हैरानी हुई जो एक नेक औरत के साथ ये क्या कौन क्या कर रहा है। कब्र खोदने की कोशिश करे, वो अपने आंखों से देखा। कासिम जो है सोचता है दिन भर वो कब्र के पास ही बैठा रहता है, कौन ऐसा हरकत करता है देखने के लिए। दिन भर बैठा रहा, कुछ नहीं हुआ। शाम को घर लौट आता है। कुछ देर तक तो गोरा खान भी उस कब्र के ऊपर नजर रखा, लेकिन गोरा खान भी अपने कमरे में जाकर सो जाता है। लेकिन सुबह होते ही फिर से वही मंजर। पेज सिलसिला कुछ दिन चला, लेकिन एक दिन कासिम जब सुबह सुबह कब्रिस्तान में जाता है तो दिखता है कि कब्रिस्तान में लोगों का भीड़ जमा हुआ है और जिस कब्र के पास ज्यादा भीड़ है वो कब्र जो है साजिया का यानी कासिम के माँ का थी। इसे देखते ही तो कासिम दौड़ते हुए इस कब्र के पास जाता है, लोगों का भीड़ हटाकर एकदम कब्र के करीब पहुंच जाता, तो जाकर देखता है कि साजिया की बॉडी को कब्र में से निकाला गया और पुलिस भी था। तो कासिम चिल्लाने लगा, जो ये क्या करो मेरी अम्मी के साथ, मेरी अम्मी की बॉडी को क्यों निकाला गया। जैसे ये बात करता है पुलिसकर्मी फौरन जो है कासिम को हिरासत में ले लेता है, पकड़ लेता है और कहता है चल तुझे सब सवाल का जवाब मिलेगा, तू चल हमारे साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। और उसको जब वो बार बार सवाल कर रहा था तब पुलिस का एक हवलदार ने कहा ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत कर, ये सारे कारनामा सारे करतूत जो है तूने ही किया है, तूने ही अपने माँ का जान लिया है।
इसे सुनने के बाद कासिम का तो पैर तले जमीन खिसक जाता है। कोई बेटा अपनी माँ का जान कैसे ले सकता है। कासिम समझाने लगा और गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा, आप लोगों को गलतफहमी हुई, मैं अपनी माँ को कैसे मार सकता हूँ। लेकिन पुलिस वाला कहता है, ये जो है पूरी सच्चाई तेरे दोस्त लोगों ने बताया, तेरी पूरी हकीकत तेरे दोस्त लोगों ने ही बताया, तूने ये सारे किया, तूने जैनब के साथ गलत काम किया और उसके बाद साजिया को भी मौत के घाट उतार दिया। इसे सुनने के बाद तो यकीन नहीं हुआ कासिम को, जो मेरे दोस्त लोग मेरे साथ ऐसा कर सकता है, ऐसा बयान दे सकता है। लेकिन पुलिस वाला कह रहा है। तभी जो है कासिम गिड़गिड़ाने के बाद कहता है, जो एक बार मेरे दोस्त से बात करा दो। दोस्त लोगों से जब बात करता है, दोस्त लोग हंसता है और कासिम को फ़ोन पर बताता है, अब हम लोग का किए की सज़ा तो भुगत, तुझे तो इसीलिए हम लोग इतना चाहते थे, जो कभी किसी न किसी दिन तू काम आएगा। आज हम लोग के काम पे आ गया, अब तू पुलिस वाले से बच सकता तो बच, तेरा साथ देने वाला अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा। तो वाकई कासिम का साथ देने वाला कोई नहीं रहा। कासिम बगैर गुनाह किया वो सज़ा भुगतता रहा और जेल में था, क्योंकि उन सारे दोस्त लोगों ने बताया, सारे दोस्त एक जगह में था, सारे दोस्त लोगों ने कासिम को बताया, जो देख जैनब के ऊपर हम लोग का नज़र था और जैनब बहुत ही खूबसूरत थी। जैनब के साथ उन सारे दोस्त जो है जीना करना चाहता था। इस बारे में उन सारे दोस्तों ने कासिम को भी एक बार बताया था, जो तेरी अम्मी के पास जो जैनब पढ़ने जाती है, तेरी मोहल्ले में रहती है, उसको पहला पुसला के फिर लेकर आना यार, तो हम लोग उसके साथ जीना करेंगे। इस बात को सुनने के बाद कासिम इनकार करता था, मना करता था, क्योंकि वो नेक माँ बाप के औलाद था। भले ही वो आवारा था, लेकिन उसके अंदर नेक माँ बाप का खून जो था, इसीलिए वो मना करता था। और कासिम भी जैनब को पसंद करता था। कासिम सोचता था, जैसे मुझे कहीं नौकरी मिल जाए तो मैं अपनी अम्मी को कहूँगा, जो अम्मी तुम जैनब के लिए मेरे निकाह की बात करो। लेकिन उससे पहले ये सब कुछ हो जाता है। फिर दोस्त लोग बताता है कासिम को फ़ोन पर, जो देख तू जिस दिन पिक्चर देखकर वापस जा रहा था, उसी दिन हम लोग तेरे पीछे करते हुए तेरे मोहल्ला तक आए थे, जो कहीं वो जैनब मिल जावे। और इत्तेफाक से जो है हम लोग देखा कि तू जैनब को लेकर जा रहा था। तो हम लोग ने सोचा ऐसा तो नहीं कासिम खुद कुछ करता होगा जैनब के साथ। तभी हम लोग सब छुप जाते हैं। तू जैनब के घर के ओर जाने लगा जैनब को लेकर, लेकिन जैनब अपने घर जाने से पहले ही तुझे रोक देता, तुझे वापस भेज देता है। तू तो वापस आ जाता है, क्योंकि जैनब नहीं चाहती थी, क्योंकि कासिम नशा किया हुआ था। उसके घर वाले अगर उसके साथ देख लेता तो उसको भी चिल्लाते डांटते। इस वजह से जैनब कासिम को कहा, जो आप यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ से, इतने घर तो नज़दीकी है, मैं पहुँच जाऊँगी। कासिम वहाँ से घर लौट आता है, आकर सो जाता है। लेकिन उसके बाद उसके सारे दोस्त लोगों ने जो है जैनब को पीछे से उसको अटैक कर लेते हैं, उसका मुंह दबाकर उसको पकड़कर जंगल के ओर ले जाता है और उसके साथ हैवानियत करता है और उसको मार देता है। अब मारने के बाद जो है उसके घर में उसको वहीं फेंक के, मोहल्ले के पास फेंक के वो लोग फरार हो जाता है। लेकिन फरार हो जाने के बाद फिर वो लोग सोचता है, भाई ये बात तो अगर जांच हुआ, पता चला, फिर जैनब की जो जैनब जहाँ पे पढ़ती थी उसकी माँ भी तहरीर देगी, जो एक काम जो है मेरे बेटे ने किया है, क्योंकि बेटे के साथ में भेजा था, इसीलिए हम लोग इत्मीनान के साथ थे। फिर दूसरा ही दिन जब हम लोग ने डिस्कस किया, हम लोग को पता चला, जो भाई कासिम तो किसी भी कीमत पर मानेंगे नहीं, जो उसने तो ये काम किया ही नहीं। इसीलिए हम लोग ने सोचा क्यों ना साजिया को भी मौत के घाट उतार दें, और इस मौत की जिम्मेदार जो है कासिम के ऊपर लग जाएगा, तो कासिम को कोई नहीं बचा सकता। कासिम खुद ब खुद पागल हो जाएगा, नहीं तो उसको सजाए मौत दे दी जाएगी कानून द्वारा। क्योंकि साजिया को पता थी, जो साजिया यही सोचती थी, जो जैनब के साथ जो कुछ भी हुआ उसका बेटे ने किया, इसीलिए अपने बेटे से नाराज थी और बात नहीं कर रही थी। तभी दूसरे दिन रात को जो है उसके दोस्त लोग, सारे दोस्त लोग साजिया के घर आते हैं और साजिया के कमरे में जाकर, यानी कासिम के कमरे, अपने दोस्त लोगों के माँ के कमरे में जाकर उसका गला घोट देते हैं। गला घोटने के बाद वो लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। फिर सुबह होती है, सुबह होने के बाद ये पूरी बात पता चलती है। जब ये सब कुछ कर दिया, अब कासिम को फंसाना था। कासिम को फंसाना इसलिए था क्योंकि कासिम वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, उनके पास ज़मीन थी, जायदाद थे, सारे प्रॉपर्टी थी, इसीलिए कासिम के नाम पे होना था। और ये सारे दोस्त लोग जो हैं उसे कब्जा करना चाहता था, जो अगर कासिम की मौत हो जाए तो हम लोग दोस्त हैं, हम लोग दावा कर सकते हैं, क्योंकि सारे लोगों को पता है जो कासिम का सब गहरा दोस्त है, तो दावेदारी हम लोग पेश करेंगे, हम लोग के नाम पे आ जाएगा। इसीलिए कासिम को लोग कानूनन सजा देना चाहता था। फिर कब्र में जाकर वो लोग कब्र खोदता था और ये बात पुलिस को जाकर तहरीर दिया, जो साजिया के साथ और जैनब के साथ जो कुछ भी हुआ है इसके जिम्मेदार कासिम है। पुलिस को पता चली, पुलिस फौरन जाकर कब्र खोदकर साजिया की बॉडी निकाला, क्योंकि दोस्त लोगों ने बताया
उसकी मौत जो है, साजिया की मौत जो है, कुदरती नहीं था, उसको मारा गया था। उसका गला दबाकर मारा गया और पोस्टमार्टम से भी ये पता चला गला दबाकर मारा गया। और मारने वाला उसका बेटा कासिम है। कासिम क्यों मारेगा? जब पुलिस ने पूछा तो दोस्त लोगों ने बताया, उनकी माँ को पता थी जो जैनब के साथ दरिंदगी किया, उसको मौत के घाट उतारा, उसका बेटा नहीं। उसका माँ पुलिस को तहरीर दे देगा, इस डर के वजह से कासिम ने अपनी माँ को ही मौत के घाट उतार दिया। पुलिस को भी लॉजिक समझ में आया। पुलिस कब्र में जाकर कब्र खोदकर उसका बॉडी निकाला। बॉडी निकालने के बाद पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम से भी पता चला जो हाँ गला दबाकर मारा गया। ये सारी सच्चाई जो है फोन पर उनके सारे दोस्त लोगों ने कासिम को बताया। कासिम ने बहुत मिन्नती की, बहुत बताया पुलिस वाले को जो मैंने ये सब काम नहीं किया, लेकिन सारे सबूत जो है उसके खिलाफ था। और दोस्त लोगों ने जो कुछ भी तहरीर दिया, दोस्त लोगों ने बयान दिया, इसी वजह से कासिम को सज़ा मिल गई। उसको उम्र कैद की सज़ा मिला और वो जेल में बैठकर ये पूरी कहानी लोगों को सुनाया करता था। तो किसी ने ये पूरी कहानी बाहर लाकर पूरे सारे लोगों को पता चला, लेकिन कासिम को बगैर कुछ किए उसको सज़ा मिल गई। हाँ, उसका एक गलती थी जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता था और अपने आवारा दोस्तों से साथ मिलकर आवारागिरी करता था, जिसका सज़ा उसको मिला। तो ये था वो पूरा कहानी। अगर इस कहानी के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अगर आप लाइक नहीं करते हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब जो है इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करेंगे, दूसरे लोग भी इस कहानी को सुन सकेंगे और देख सकेंगे। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।